नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा नई दिल्ली में आज वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मिशन कश्मीर दिल्ली में शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर आज नई दिल्ली में एक बार फिर एलजी मनोज सिन्हा के साथ मीटिंग। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक मीटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर, जहां पर खालिया शहरी हलाकतों के साथ साथ जो मजीद सिक्योरिटी एजेंसियों को वादी की तरफ रवाना किया गया, वादी में तैनात किया जाएगा। वादी में तकरीबन 50 के करीब एजेंसियों जो कंपनियां हैं उन्हें तैनात किया जा रहा है। इस सिलसिले में भी बात होगी और मीटिंग में सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान भी मौजूद होने की खबर जो इतला है वो मौसूल हो रही है। जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालात को लेकर आज नई दिल्ली में एक बार फिर मनोज सिन्हा और वजीर दाखिला के दरमियान एक अहम मीटिंग होने वाली है, जहां पर वादी के मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आज नई दिल्ली में मीटिंग हो रही है, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की मौजूदा खासकर वादी कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा और वज़ीर दाखिला अमित शाह की आज नई दिल्ली में मीटिंग होने वाली है, जहां पर जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जहां हालिया वादी के अंदर शहरी हलाकतें हुई हैं उस पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। कल भी जम्मू के अंदर मीटिंग हुई है वादी की सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर। इस खबर पर मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है फोन लाइन पे आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात है, कितने बजे मीटिंग होने वाली है और क्या कुछ इस मीटिंग में क्या कुछ खास एजेंडा रहेगा? की जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर पहले से नजर थी गौहर, लेकिन अभी की जो ताजा तरीन सूरत हाल है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के जिन्होंने कल ही जम्मू के अंदर सिविल सेक्रेटरीट में जब मीटिंग की तो जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह, बीएसएफ, इसके अलावा सीआरपीएफ की तरफ से या फौज की तरफ से भी उन्होंने पहले से ही तमाम तर तफसीलात जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी है, ब्रीफ किया है बाकायदा। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि कल जो कुछ तमाम सिचुएशन को लेकर जो डिटेल रिपोर्ट प्रोजेक्ट की गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, उसमें कार्रवाई क्या की जाएगी मुतलका हुकाम की जानिब से, उस हवाले से अब लेफ्टिनेंट गवर्नर वो जो सारी रिपोर्ट है इंटेलिजेंस एजेंसियों से लेकर फौज, सीआरपीएफ और बीएसएफ से लेकर वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां पर उनके अपने जाती कुछ प्रोग्राम्स हैं, उसके अलावा कुछ सरकारी प्रोग्रामों में भी वो शरीक होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मिशन कश्मीर जहां पर दिल्ली के अंदर अब शुरू होने जा रहा है, ऑलरेडी जिस पर काम चल रहा था दाखिला वजारत के अंदर, वो डिटेल रखेंगे। और इससे पहले आपको याद होगा कि सितंबर के महीने में एक अहम मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई जब डीजीपी दिल्ली पहुंचे थे, एडीजीपी मुकेश सिंह को दिल्ली बुलाया गया था। इसके अलावा फौज के आला अफसरान थे,
फौजी सरबराह थे और NSA अजीत डोभाल थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी उस मीटिंग में बुलाया गया था। लेकिन उसके बाद ये आज की मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है चूंकि दिल्ली में मीटिंग होने से पहले जम्मू कश्मीर में मकामी सतह पर क्या इकदाम करने की जरूरत है। और पिछले अगर आप देखेंगे तकरीबन 1.5 महीने के दौरान 1.5 दर्जन के करीब लोगों की जान गई है, सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार हैं, आम शहरियों की हलाकत हुई है। इसके अलावा कुछ सरकारी उसातिज़ा को भी निशाना बनाया गया। अब ये बार बार सरकार के नोटिस में या पुलिस और सिविल इंतजामिया की या जो बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके नोटिस में तो आ रहा है कि मुख्तलिफ ऐसे वाकयात हैं जिनमें बहुत सारे लोगों की जान गई है, अननोन गनमैन हैं जी इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, टारगेट किलिंग में इजाफा हुआ है, 90 जैसी सूरत हाल बन रही है। लेकिन ये अननोन कौन है, इस पर लगातार अंदर क्या कुछ बातचीत चल रही है, क्या लाएअमल तैयार किया जा रहा है और कार्रवाई कैसे की जाएगी, इस पर ब्रीफ रिपोर्टिंग या डिटेल्स जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया वो वजारत दाखिला के सामने रखेगी। इसके आसिफ आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से हम बात करेंगे अगरचे पिछले 2 हफ्तों की बात करेंगे, कल जिस तरह से 5 मजीद कंपनियों को वादी की तरफ जम्मू की तरफ उन्हें तैनात किया जा रहा है, उससे पहले भी 1 हफ्ता कबल ही तकरीबन 5000 सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जा रहा है। क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि जिस तरह से जरा से खबर आ रही है कि आने वाले वक्त में मजीद कुछ कंपनियों को जम्मू कश्मीर में तैनात किया जा रहा है, क्या इस पर भी तबादुल ख्याल किया जाएगा? देखिए, दाखिला वजारत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें साफ कर दिया कि 50 के करीब कंपनियां हैं, इनमें CRPF के सबसे ज्यादा एहलकार हैं जिनको जम्मू कश्मीर पहले भेज दिया गया। लेकिन मजीद जो 5 कंपनियां जाएंगी तकरीबन 5500 के आसपास कुल मिलाकर जो अभी तक कंपनियां जा चुकी हैं और अभी जा रही हैं, ये सिक्योरिटी फोर्सेज के जो एहलकार हैं उनकी तैनात बनती है। 5500 से ज्यादा इन एहलकारों को वहां तैनात करने का वाहिद मकसद ये है कि हालिया जो वाकयात है उस तनाजुर में ये की गई है। लेकिन एक बात आपको याद होगी कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह हो या IGP कश्मीर हो, उन्होंने 2 से 3 मरतबा मीडिया के सामने जब वो बाइट देने आए या बात करने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन्होंने कहा कि श्रीनगर शहर के अंदर भी गैर मुल्की मिलिटेंट आज के वक्त में भी सरगर्म है और कश्मीर वादी के बाकी इलाकों से भी यहां पहुंचकर वो टारगेट करते हैं और अहम शख्सियात को कई बार निशाना बनाया जाता है या फिर कश्मीरी पंडित बनते हैं। तो इस तरह के मुसलसल बयान आते रहे। लेकिन इन सभी चीजों को रिव्यू किया जाना, इन सभी चीजों को एसेस किया जाना, इन पर इकदाम उठाए जाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस एजेंसियों की जिम्मेदारी है, जिसके लिए बाकायदा काम हुआ है। और जहां तक रही बात CRPF की मजीद तैनाती की, तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर, चूंकि पहले तो ये साफ कर दिया गया है कि जिन सिक्योरिटी एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जाएगी उनमें CRPF भी बड़ी होगी और अगले 1 हफ्ते के अंदर इन बाकी एजेंसियों को, बाकी जो कंपनियां हैं उनको भी वादी के अंदर तैनात कर दिया जाएगा। जम्मू के कुछ इलाकों में हो सकता है उन्हें जिम्मेदारी मिले, लेकिन इन सब में जहां आपको याद होगा कि 5 कंपनियों के पहले कश्मीर जाने के बाद ही सियासी सूरत हाल भी काफी गर्मा गर्म देखने को मिल रही थी, बहस काफी ज्यादा और मुख्तलिफ इस तरह के जो हलाकतों के वाकयात आए। इसके बाद सियासी जमातों ने सरकार को हदफ तनकीद बनाया था इस पॉलिसी के लिए कि CRPF की मजीद तैनाती से पता चलता है कि सिक्योरिटी सूरत हाल अब भी सही नहीं है। लेकिन सरकार ने ये साफ करने के लिए और ये हवाला देते हुए कि शहरी हलाकतों को कम करने और जो नकलो हरकत जिस तरीके से कुछ लोगों की चाहे बिल्कुल वो बड़ी है, उन सारी सूरत हाल के तनाजुर में ये फैसला लिया जा रहा है। एक चीज और भी बताएं, चूंकि एक बड़ा मामला काफी ज्यादा एजेंसियों के सामने है। आज ही वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से पिछले साल एक मीटिंग हुई थी लखनऊ के अंदर, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी IGPs और DGPs की, उसमें वज़ीर आज़म ने कुछ हिदायत दी थी, वज़ीर दाखिला ने दी थी और आज रिपोर्ट भी मांगी गई है कि 10 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर इंतजामिया वो रिपोर्ट भी दे कि उसने पिछले 1 साल से आज जो लखनऊ में कॉन्फ्रेंस दोबारा हो रही है, इस 1 साल के दौरान जो कुछ कहा गया था उस पर क्या किया है। और रोहिंग्या का मामला भी गौहर सर फहरिस्त रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका। ये थे आसिफ रशीद तफसीलात फराहम करे थे, जहाँ दिल्ली के अंदर आज LG मनोज सिन्हा और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला की मीटिंग होने वाली है, हो रही है और साथ ही साथ ये माना जाता है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादुल ख्याल किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि कल जिस तरह से जम्मू के अंदर DGP IGP कश्मीर और DG CRPF के दरमियान LG की सदारत में एक अहम मीटिंग हुई है सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर, उसका भी रिपोर्ट जो है वज़ीर दाखिला अमित शाह की वो पेश किया जाए, उनके सामने क्या कुछ हुआ है कि पिछले कई दिनों से जिस तरह से हालात बने हुए हैं वादी के अंदर, उस सिलसिले में जो पूरी रिपोर्ट है वो उनके सामने आज पेश की जाएगी। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर आज NSA का एक इजलास नई दिल्ली में मुनक्कद हुआ, जिसमें ईरान, रूस और तमाम 5 वस्ती एशियाई ममालिक ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान,
उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के NSA ने शिरकत की। ताहम चीन और पाकिस्तान ने पहले ही इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया था। मीटिंग की सदारत हिंदुस्तानी कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल ने की। इजलास में शरीक 8 ममालिक अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी पेचीदगियों पर बात की और बातचीत में बुनियादी तौर पर चैलेंजेस से निपटने के लिए अमली चीज़ों पर ताउन पर तवज्जो मरकूज की गई है। इजलास में अमरीकी अफवाज के छोड़े गए फौजी साजो सामान और हथियारों से लाख खतरे पर भी बात हुई है। These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. This is the time for close consultations amongst us, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. I am confident that our deliberations will be productive, useful, and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. This is the time सदारत में NSA की एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ है जिसमें ईरान, रूस और तमाम 5 वस्ती एशियाई ममालिक ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के NSA ने शिरकत की है, जहां पर अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादुल ख्याल किया गया। अगरचे चीन और पाकिस्तान को भी इस इजलास में शिरकत करने की दावत दी गई थी, ताहम उन्होंने पहले ही इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया था। मीटिंग की सदारत कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल ने की। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर आज NSA का एक इजलास नई दिल्ली में मुनक्कद हुआ जिसमें ईरान, रूस और तमाम 5 वस्ती एशियाई ममालिक ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के NSA ने शिरकत की है। ताहम चीन और पाकिस्तान को अगरचे पहले ही दावत दी गई थी, उन्होंने इस इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया था। मीटिंग की सदारत हिंदुस्तानी कौमी सलामती के जो मशीर अजीत डोवाल उन्होंने की है। इजलास में शरीक 8 ममालिक अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी पेचीदगियों पर बात हुई है और बातचीत में बुनियादी तौर पर जो चैलेंजेस है उससे निपटने के लिए अमली चीज़ों पर ताउन पर तवज्जो मरकूज की गई है। इजलास में अमरीकी फ़ौज के छोड़े गए फौजी साजो सामान और हथियारों से लाख खतरे पर भी बात हुई है। आपको बताते चले कि अगस्त के बाद जब तालिबान ने वहां पर अपना इक़्तिदार संभाला है अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद ही सभी ममालिक की जानिब से जहां मुख्तलिफ खदशात भी जाहिर किए गए, वही जो हमसाया ममालिक है उनकी जानिब से भी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी खदशा लाक हुए और इस सिलसिले में हिंदुस्तानी कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल की जानिब से आज इजलास की सदारत की गई और माना जाता है कि और आज जिस तरह से जो एशियाई ममालिक है, रूस और चीन, ईरान के साथ साथ जो तमाम वस्ती एशियाई ममालिक है उनके NSA की जानिब से इस इजलास में शिरकत की गई। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन लाइन पर हमारे साथ है रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ ख़ास, एक तो अफगानिस्तान की जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है वो इस मीटिंग का खास एजेंडा रहा, क्या कुछ अब मीटिंग भी ख़त्म हुई, इजलास भी ख़त्म हुआ है, क्या कुछ ख़ास रहा आज के इस इजलास में? जी देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही अहम इजलास मुनक़िद किया गया था दिल्ली में। हिंदुस्तान के कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल की क़यादत में, सदारत में बाज़ाब्ता तौर पर 5 सेंट्रल एशिया ममालिक के नुमाइंदे शामिल थे और ईरान और रूस के नुमाइंदे शामिल थे। टोटल 7 हिंदुस्तान का लगा कर बात करें तो 8 ममालिक के नुमाइंदों ने बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर करीब 2.5 घंटे तक की ये मीटिंग चली है और इस मीटिंग में अगर बुनियादी तौर पर किन किन बातों पर बातचीत की गई है, किन पर तबादला ख्याल किया गया, तशवीश का इजहार, खदशात का इजहार किया गया,
किया। उन मुद्दों की और उन पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो पॉइंट था, अहम पॉइंट था, वो टेररिज्म को लेकर के था कि दहशतगर्दाना वाकयात को लेकर के जो अफगानिस्तान में 15 अगस्त के बाद यानी तालिबान के कब्जे में आने के बाद से जो दहशतगर्दाना वाकयात पेश आए हैं और जो वहाँ दहशतगर्दाना तंजीमें हैं, उन तंजीमों को लेकर जो खदशात तरह तरह के खासतौर से पड़ोसी ममालिक के तई जो जाहिर किए जा रहे हैं, उन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर तमाम ममालिक ने, चाहे वो ईरान हो, कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, तजाकिस्तान हो या तुर्कमेनिस्तान हो, और सबों ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने तशवीश और खदशात का इजहार किया और कहा कि इसके रोकथाम के लिए न सिर्फ तालिबान और अफगान सरकार, अफगान इंतजामिया, बल्कि हम तमाम पड़ोसी ममालिक को एक साथ मिल करके एक नया मैकेनिज्म तैयार करना होगा जिसके जरिए हम अफगानिस्तान की आवाम को इस दहशत के खेल से निकाल सके और पड़ोसी मुल्कों को भी किसी भी किस्म का खतरा न रहे। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट था ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग का। चूंकि अफगानिस्तान से अफीम की खेती जो होती है, वहां से ट्रैफिकिंग का जो सिलसिला रहा है वो किसी से ढका छुपा है नहीं, इसलिए सीधे तौर पर इस इजलास में, इस मीटिंग में ये भी पूछा गया, बताने की कोशिश की गई कि हमें इसे ड्रग ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए क्या से क्या कुछ करने की जरूरत है, तो इस पर भी बात रखी गई। दूसरी और तीसरी अहम बात ये थी जो अपने आप में सबसे अहम है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर के। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का दौर जो इस वक्त चल रहा है, अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, भुखमरी से एक बड़ी आबादी जूझ रही है और जो सूरत हाल है, उन तमाम सूरत हाल में अफगानिस्तान की आवाम को कैसे सपोर्ट किया जाए, अफगानिस्तान की आवाम के सपोर्ट के लिए हमें क्या कुछ करने की जरूरत है, कैसे किस तरह से ताउन किया जाए, इन तमाम हवालों से तमाम ममालिक ने अपने अपने पॉइंट्स रखे, अपने अपने तौर पर कुछ बातें रखी कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, तो तमाम के मशवरे भी सामने आए। चौथा जो सबसे अहम पॉइंट था वो अफगान माइग्रेशन का था कि अफगानिस्तान से जो लोग बाहर के मुल्कों में निकल गए हैं, चले गए हैं, अफगानिस्तान को छोड़ करके दूसरे मुल्क गए हैं, उन लोगों की रिहाइश को लेकर के, उन लोगों की बाज़ाबादकारी को लेकर के, उनके मसाइल को लेकर के किस तरह का क्या हमें करने की जरूरत है कि हम इन अफगान माइग्रेंट को बाज़ाब्ता तौर पर उनको सपोर्ट कर सके, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर से निकलकर पड़ोसी ममालिक में आए हों या दूर के मुल्कों में गए हों। चौथा के बाद पांचवा अहम पॉइंट जो था वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट, मुस्तहकम और तमाम फरीकों के पर मुश्तमिल एक ऐसी सरकार जिसमें हर कबीले की, हर फरीक की नुमाइंदगी हो। इस मुतालबे पर पूरी दुनिया पहले दिन से कायम है और अब जबकि NSA लेवल के मुज़ाकरात हुए हैं, इस मुज़ाकरात में भी ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट को लेकर के डिमांड किया गया है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि तालिबान इंतजामिया से ये मुतालबा करें कि जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार में उन तमाम कबीलों को, उन तमाम फिरकों को, उन तमाम तबके की नुमाइंदगी हो जो एक मुस्तहकम सरकार के तौर पर मुस्तकबिल में सामने आ सके। तो ये पांचवा पॉइंट था। और छठा अहम पॉइंट जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है अफगानिस्तान में, जो माशी क्राइसिस है, जिस खराब मईशत के दौर से गुजर रहा है अफगानिस्तान, उस पर लेकर बातचीत हुई कि किस तरह से हम अफगानिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए, अफगानिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए अफगानिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकते हैं। पड़ोसी ममालिक के साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना खतरा है, इस पर भी चूंकि ये इसमें बेशतर ममालिक जो थे, चाहे वो कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, ताजिकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान हो, ये सब के सब वो ममालिक हैं जिनकी सरहदें बासाब्ता तौर पर अफगानिस्तान से मिलती जुलती हैं। तो इनके साथ कई किस्म के खदशात है। एक तो माइग्रेंट के कि यहाँ से लोग हिजरत करके इनके मुल्कों में गए हैं, दूसरा है कि टेररिज्म को लेकर के जो तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें, उनके जो जंगजू हैं, उनके जो मिलिटेंट हैं, वो बाज़ाब्ता सरहद के आर पार जाते रहते हैं और सरहद को निशाना बनाते रहते हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल को कैसे बेहतर किया जा सके, अफगानिस्तान से किसी को खतरा न हो, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का खेल बंद हो, अफगानिस्तान को फिर से पटरी पर लाया जा सके, ये कंक्लूजन है, ये खुलासा है आज की। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम तफसात फराम करे थे जहां आज नई दिल्ली के अंदर NSG डोभाल की सदारत में NSCs की एक मीटिंग जो 5 एशियाई ममालिक, ईरान और रूस समेत तमाम 5 एशियाई ममालिक के NSCs की जानिब से उस मीटिंग में शिरकत की गई। इस इजलास में अगरचे चीन और पाकिस्तान को भी दावतनामा भेजा गया था, उन्होंने पहले इस इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया। बढ़ते आगे बात, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर जहां पर 3 कश्मीरी तलबा पर मुकदमा दर्ज किया गया था जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप के दरमियान जो मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी, उसके बाद ही जो जश्न मनाली का जो है एक तनाज़ा खड़ा हुआ था, उसमें 3 कश्मीरी तलबा को कॉलेज के अंदर उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम उन तीनों पर आयद किया गया था। उस सिलसिले में आज इन तीनों जो है तलबा, उन्हें अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की समाअत हुई है और दाएं बाजू की सरगर्मियों के
धमकियों की वजह से तीनों कश्मीरी तलबा जिन पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है को अदालत में पेश नहीं किया गया, बल्कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की समाअत हुई और तीनों को 15 दिनों के लिए जुडिशियल रिमांड के लिए 15 दिन के लिए तौसीक कर दी गई। इसके अलावा जो वकील हैं माधवन चतुर्वेदी, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि मुकदमा आगरा कोर्ट से मथुरा अलीगढ़ में मुंतकिल किया जाए। आपको बताते चले कि चंद रोज कबल ही जब वर्ल्ड T20 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ है, उसके बाद ही जब जश्न मनाने का जो सिलसिला चलता रहा, जिसमें से 3 कश्मीरी तलबा आगरा के एक कॉलेज में वो ज़ेर तालीम, उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने पाकिस्तान के हक में नारे लगाए और साथ ही साथ उन्होंने जश्न मनाया। जब पाकिस्तान की जीत हुई उसके बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और मुकदमा दर्ज किया गया। उसके साथ ही अगरचे उन्हें अदालत के बाद ही उन्हें पुलिस तहवील में लिया गया था और आज एक बार फिर अदालत में उन्हें पेश नहीं किया गया है, क्योंकि वहां पर धमकियों की वजह से तीनों कश्मीरी तलबा को अदालत में पेश नहीं किया गया है, बल्कि अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की समाअत की है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है फोन लाइन पर आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से जो 3 कश्मीरी तलबा आगरा के अंदर जिन्हें मुकदमा दर्ज किया गया था, आज क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? बिल्कुल गौहर, ये 25 तारीख की बात है पिछले महीने की, जब 24 को मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खत्म हुआ तो अगले रोज ही कुछ वीडियोस वायरल हुए जिनमें ये पता चला कि भारतीय टीम के मैच हारने के बाद बहुत सारे लोग जश्न मना रहे थे और इल्जामात काफी ज्यादा लगे। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद बिलाखिर ये किया गया कि पुलिस की तरफ से इसमें केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास मामला चला गया क्योंकि पुलिस पर भी दबाव काफी ज्यादा बढ़ रहा था। और दूसरी तरफ इन तमाम कश्मीरी तलबा जो थे, 3 लोग बिलखुसूस जिनका वीडियो वायरल हुआ था कि वो अपने कमरे में इस तरीके से सेलिब्रेशंस में मसरूफ थे, जब वीडियो वायरल हुआ तो उनके लिए कोई भी वकील वहां पर केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। बिलाखिर किसी तरीके से एडवोकेट जो मधुवन चतुर्वेदी हैं वो आगे आए और उन्होंने इस केस को संभाला और आज न सिर्फ जहां पर अदालत के अंदर तकरीबन आज 20-22 दिनों के बाद उन्हें पेश किया गया, बल्कि तीनों तलबा को अदालत में फिजिकल अपीयरेंस थी लेकिन आज नहीं हो सकी क्योंकि कुछ दाएं बाजू की जमातों की तरफ से, कुछ कारकुनान की तरफ से धमकियां उन्हें दी जा रही थी और उनके घर वालों को भी कुछ फोन कॉल रिसीव हुई थी जिनमें थ्रेट परसेप्शन काफी ज्यादा था। इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों की अपीयरेंस हुई, लेकिन साथ ही जो उनके वकील हैं, आज जहां पर अदालत ने उन्हें 15 दिन की जो तौसी है वो बढ़ा दी है अदालती तहवील की, लेकिन जुडिशियल कस्टडी के साथ साथ उनके जो वकील हैं उन्होंने मथुरा या अलीगढ़ कोर्ट में इस केस को ट्रांसफर करने का भी अदालत से जो है वो रुजू करने के लिए पहले ही तैयारी कर ली थी और आज इसमें बाकायदा उन्होंने PIL भी फाइल कर दिए। गौहर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका। ये थे आसिफ रशीद तफसीलात फराहम करे थे जहां आगरा के अंदर 3 कश्मीरी तलबा के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस सिलसिले में आज अगरचे उनकी समाअत होने वाली, आज अदालत में समाअत, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस केस की समाअत हुई और तीनों तालिब इल्मों के जुडिशियल रिमांड में 15 दिन की तौसीक कर दी गई है। इस सिलसिले में जो वकील हैं माधवन चतुर्वेदी, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि मुकदमा आगरा कोर्ट से मथुरा अलीगढ़ मुंतकिल किया जाए। अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन शख्सियत पाकिस्तानी तालिबा और समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई निकाह के बंधन में बंध गई है। मलाला यूसुफजई ने असर मलिक नामी पाकिस्तानी नौजवान से निकाह किया है। ट्विटर पर अपनी निकाह की खबर शेयर करते हुए मलाला यूसुफजई ने लिखा कि आज उनकी ज़िंदगी का अहम दिन है। असर और वो ज़िंदगी के साथ बन गए हैं। हमने अपने अहल खाना के साथ बर्मिंघम में निकाह की तकरीब मुनक्किद की। मुस्तकबिल का सफ़र इकट्ठे तय करने की उम्मीद और इसके हवाले से अपने जज्बात का इजहार करते हुए मलाला यूसुफजई ने अपने लिए दुआओं की दरख्वास्त की। मलाला के शौहर असर मलिक पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में जनरल मैनेजर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ओहदे पर काम करते हैं। वाज़ेह है कि 2012 में मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के इलाके में दहशतगर्द के एक हमले का शिकार हुई थी, जिसके बाद वो बरतानिया में मुकीम है। ख़वातीन के हुकूक, खुसूसी तौर पर तालिबात के हुकूक के लिए मलाला मुसलसल काम करती रही हैं। मलाला यूसुफजई 11 साल की उम्र से ही लड़कियों की तालीम के लिए मुहिम चला रही है।
दिल्ली में दिवाली के बाद जहां फिजाई आलूदगी में काफी इजाफा हुआ और सतह इंतहाई खराब हालत में थी, वहीं आज लोगों का कहना है कि बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी से कुछ हद तक लोगों को राहत जरूर नजर आ रही है। ताम अभी भी फिजाई आलूदगी काफी है। लोगों का कहना है कि अभी भी सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं, जबकि इस तरह की बीमारी में मुब्तला मरीजों के लिए बाहर घूमना मुज़िर हो सकता है। याद रहे कि दिवाली के बाद दिल्ली में फिजाई आलूदगी खतरनाक सतह पर पहुंच गई थी, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रहे थे। Delhi is living with pollution, so can't escape that. Pollution तो है, but as he said, पिछली बार से बहुत बेटर है और आज भी मतलब 2-3 दिन से it is subsiding, कम हो रहा है। हाँ, मतलब congestion, nose blocking, breathlessness होती है, but it is better. But घर में रहने से बेटर है कि थोड़ा बहुत जितना भी हो जाए, can't help it. 2 दिन पहले तो कुछ ज़्यादा ही था और अब थोड़ा कम है, लेकिन कोई 20-19 का फर्क पड़ा है, ज़्यादा पॉल्यूशन में फर्क नहीं पड़ा। और पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूशन है दिल्ली जैसे एरिया के अंदर। और दिवाली के बाद में तो हमेशा ही हो जाता है, अब की बार भी उतना ही हुआ है जितना पहले था। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।